हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री इन वन शॉट। यूजुअली ये चैप्टर को स्टूडेंट बहुत ही लाइटली लेते हैं, या तो पढ़ते नहीं है या तो ऐसे चले जाते हैं। बट आपको ये चीज़ मालूम नहीं है कि ये चैप्टर को कम टाइम देकर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वन शॉट ऐसे डिज़ाइन किया है कि मैंने सिर्फ वही पॉइंट को इंक्लूड किया है जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ओके, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बट हमें वही सारी चीज़ें पढ़ना है जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और मैं ये भी बता दूं, इस एग्जामिनेशन में यानी इस चैप्टर को अगर देखेंगे, इस चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे गए सवाल को अगर एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन आता है, ओके। और एक बार आया था कुछ एनालिसिस, ठीक है, करेक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज आया था, एक्सआरडी पूछा गया था। एंड दूसरा चीज यहाँ पर एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आते हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो आसानी से आप 4 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इजिली स्कोर 4 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इसलिए आपको केयरफुल रहना है, ठीक है जी। सो मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, स्लोली पढ़ाऊंगा, ठीक है। लगे तो आपको 2x स्पीड में देखना, मैं हर एक बातों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आप 4 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आता है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन बुक, महाराष्ट्र क्लास 12 बोर्ड, ठीक है। सो पूछे जाते हैं, देखिए डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अगर आप देखेंगे ना, देखिए कितने बार पूछा गया डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। बैकलॉग कैंडिडेट के लिए लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। ये बैकलॉग कैंडिडेट के लिए भी पूछा गया था, यानी 2022 में 2 बार पूछा गया था, ठीक है। सो बैकलॉग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट फेल हुआ था उनके लिए पूछा गया था, और लेटेस्ट 2023। सो इसमें पूछने के लिए है भी नहीं, ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है, पूछने के लिए बस आप देखते रहे ना कि असल में ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, ग्रीन नाम से क्या पता चल रहा है, ठीक है। एक एक बातों को समझने की जरूरी है। ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी आवर कंट्री ब्यूटीफुल और इफ़ यू वांट टू सी आवर कंट्री हेल्दी, तो आपको हमेशा इसकी जो प्रिंसिपल्स है उनको दिमाग में रखते हुए काम करनी चाहिए, ओके। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कई कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ चीज़ें पीते हैं, हम यूं इधर उधर फेंक देते हैं, पर हम ये काम कभी नहीं करते हैं। अगर हम चॉकलेट भी खाते हैं ना, हम उसका जो छिलका होता है वो पॉकेट में डाल के रहता है या मेरा बैग में डाल के लाते हैं। हम ट्रेन में अगर पानी भी पीते हैं, उस बोतल को हम कभी फेंकते नहीं है, उसको हम मेरे बोतल में ला के एक सही डस्टबिन बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। सो ये काम आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ग्रीन केमिस्ट्री के थ्रू से हम सीखने के मिले। वैसे ये सारी चीज़ नहीं, बट ग्रीन केमिस्ट्री अलग चीज़ कहता है, वो चीज़ आप देखिए, आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए, ग्रीन केमिस्ट्री क्या कह रहा है, इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। जैसे मैंने कह दिया ना, ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली किसके लिए काम आता है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। कैसे? बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ chemical products and process that reduce or eliminate the use or generate of hazardous substances। hazardous मतलब क्या होते हैं? hazardous मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो आपको हार्म कर सकता है, जो नेचर को हार्म कर सकता है, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। सो ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मकसद क्या होता है कि पोल्यूशन को प्रिवेंट करना। अब पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? हम ऐसे नया चीज को डिजाइन करेंगे जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो ऐसे प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एक केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल बनाने के प्रोसेस, उस प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए, उस प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे हो, सेफर हो, ठीक है, अच्छा हो, कम एनर्जी लगे, उसमें बाय प्रोडक्ट कम निकले, ठीक है, या अनवांटेड सब्सटेंसेस कम निकले, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना लगे। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं,
ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री इन्हीं सारी चीज़ों पर ये करते हैं। तो मेन मकसद क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री सेफर केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो आपकी पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। कैसे? बाय कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसेस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आया है। तो अगर समझ आया है, देखिए यू कैन इजिली स्कोर मार्क। ठीक है, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। सो ग्रीन केमिस्ट्री अभी अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? ग्रीन केमिस्ट्री एक सेफर केमिस्ट्री के बारे में बात करता है। कैसे? बाय डिजाइनिंग ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना। ओके, तो अब बात आती है प्रिंसिपल। टोटल आपका 12 प्रिंसिपल्स रहेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का। सो एक एक करके हम सारे प्रिंसिपल को समझते हैं, और जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वहां क्वेश्चन को रिलेट भी कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर देखो, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। क्यों ना हम ऐसे करें, आपने कई बार ऐसे इंस्टेंसेस में आ चुके होंगे कि ये चीज तो हम प्रिवेंट कर सकते थे, यानी ये पोल्यूशन ये खराबी, ये पोल्यूशन करने से पहले हम ये सोच सकते थे कि हम इस चीज को अवॉइड कर सकते थे, इस पोल्यूशन को करने से अवॉइड कर सकते थे। सही बात है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है, सफाई से ज्यादा हमें प्रिवेंशन में ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कचरा किया, अब कचरा को मुझे क्या करना होगा? साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेहतर मैं क्या करता? कचरा ही नहीं करता ना। तो ये कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट बनने से रोकना है, और बाय प्रोडक्ट वेस्ट को ही बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सो टू गिव प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रेदर देन क्लीनिंग अप एंड ट्रीटिंग वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। बात को समझ आए होंगे आपको। क्या कह रहा है कि हमें ऐसे प्रोसेस पे ध्यान देना है कि ताकि वेस्ट मटेरियल या बाय प्रोडक्ट जनरेट ना हो, क्योंकि वही वेस्ट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को बाद में हमें क्या करना होगा? अगेन साफ सफाई करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान देना है साफ सफाई पे ध्यान नहीं, हमें ध्यान देना है कैसे उसको रोका जाए, बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को। तो ये प्रोसेस इसके बारे में बात करता है। ठीक है, सो यहां देखिए इलस्ट्रेशन के लिए, टू डेवलप जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए ये पूछा गया एग्जाम में, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी यहां पूछा गया। देखिए 2022 में पूछा गया, ZWT in green chemistry stands for, ZWT in green chemistry stand for, it is what? That is the zero waste technology, ZWT, zero waste technology, ZWT। आई बात समझ में? तो ये होता क्या है इन टर्म्स ऑफ ZWT क्या कहता है? इन ए केमिकल सिंथेसिस, जब आप किसी चीज को बना रहे हो, केमिकल सिंथेसिस मतलब प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या करना चाहिए? वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। आपकी जो बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो या बहुत ही कम मिनिमम होनी चाहिए। एग्जांपल, बॉटम एज ऑफ थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में वहां पर जलने के बाद क्या रह जाता है? एसेस रह जाता है। ओके, एसेस रह जाता है। तो उसी एस को आप किसके लिए काम कर सकते हैं? जो बाय प्रोडक्ट निकला उस इंडस्ट्री के लिए वो बाय प्रोडक्ट है, पर वो बाय प्रोडक्ट किसके लिए काम आ रहा है? अगेन बेटा, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट बनाने में काम आ रहा है और ब्रिक्स बनाने में काम आ रहा है। ब्रिक्स मतलब ईट बनाने में काम आ रहा है। सही बात है। सो ये बात समझ आया। जैसे इफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम क्लींजिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स में बी यूज्ड एज ए कूलेंट वाटर इन थर्मल पावर स्टेशन। जो कचरा चीजें आते हैं कहाँ से? मशीनरी धोने के बाद, बड़े बड़े मशीन इंडस्ट्रीज में धोने के बाद जो पानी आते हैं, अब उसको हम किसकी तरह काम कर सकते हैं? थर्मल पावर स्टेशन में एज ए कूलेंट यूज कर सकते हैं। तो आप बात को समझ रहे हो ना, कि मतलब जो भी चीजें आपका यूज हुआ, जो भी चीजें जनरल, उसको हम बार बार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पहला मेथड है। ठीक है, अब बात आती है दूसरा, एटम इकोनॉमी। व्हाट इज मीन्ट बाय एटम इकोनॉमी? एटम इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपने जितने एटम रिएक्टेंट में यूज किया, अगर प्रोडक्ट में भी उतना एटम आ जाए तो उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या
कहने का मतलब है कि अगर आपने 12 ग्राम कार्बन यूज किया रिएक्शन के दौरान और प्रोडक्ट में भी अगर 12 ग्राम मिल रहा है तो ये सबसे बेहतरीन प्रोसेस कहा जाए, सबसे बेहतर एटम इकोनॉमी कहा जाएगा इसको। आई बात समझ में? सो ये क्या कह रहा है देखो, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। यानी जब आपके रिएक्शन हुआ, केमिकल प्रोसेस खत्म हुआ, केमिकल प्रोसेस खत्म होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, वो किसका बराबर होना चाहिए? वो रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में आपने जितना एटम यूज किया था, प्रोडक्ट में भी अगर उतने एटम आएंगे तो वो सबसे बेस्ट मेथड होगा। ठीक जी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गुड एटम इकोनॉमी मीन्स मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो अच्छा एटम इकोनॉमी का मतलब क्या? व्हाट इज अ गुड एटम इकोनॉमी? गुड एटम इकोनॉमी का मतलब कि जितना रिएक्टेंट में आपने एटम यूज किया वो कहां दिखना चाहिए? वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, और उसमें बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए, कहना है, ठीक है। और ओनली a small amount of unwanted byproducts are formed and hence lesser problems are wasted disposal। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे एटम इकोनॉमी। जैसे एक रिएक्शन है, यहां पर देखना, ये रिएक्शन है आपकी स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। ये सारे आप इन सब को आप एज ए स्टार्टिंग मटेरियल कह सकते हो। मतलब कि हमें जरूरतमंद प्रोडक्ट, मेरा जरूरी प्रोडक्ट ये है, ठीक है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड मेरा जरूरी प्रोडक्ट है और 1 ब्रोमो ब्यूटेन मेरा जरूरी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मेरा जरूरी प्रोडक्ट है, पर इस जरूरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए देखिए मुझे ब्यूटानॉल यूज करना पड़ा, सोडियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ा और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ा, ठीक है जी। मुझे इतना सारे यूज करने के बाद मुझे इतना मिला, तो आई कैन चेक द एटम इकोनॉमी नाउ। एटम इकोनॉमी कैसे चेक किया जाए? सो परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी कैसे होगा? मास ऑफ, ये टोटल जितना आपने प्रोडक्ट गेन किया, ये आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसका एटम देखिए कितना कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन? 9 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल मास, आपने जितना इस चीज को पाने के लिए यूज किया वो सबका मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दे। सो इस केस में 49.8%। तो कुछ समझ आया आप लोगों को? इसका मतलब हमने क्या 100 एटम यूज किया, 100 एटम यूज करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? सिर्फ 50 एटम इन द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमने 100 एटम यूज किया, बट प्रोडक्ट में हमें कितना एटम मिल रहा है? सिर्फ 50 एटम। क्या ये बात अच्छी बात है या बुरी बात है? तो अकॉर्डिंग टू एटम इकोनॉमी इट इज नॉट ए गुड मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं है। लेकिन अच्छा मेथड तब होता, गुड एटम इकोनॉमी तब होता अगर ये जो बाय प्रोडक्ट NaSO4 ये हमारा अगेन रीयूज होता। जैसे पानी तो यूज हो जाएंगे नो डाउट, ये भी आपका रीयूज होता, सारे अगर यूज होता तो ये एटम इकोनॉमी अच्छा। तो एटम इकोनॉमी अच्छा कब कहेंगे? इसका मतलब अगर 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज किया, 99 हमें प्रोडक्ट आ जाए। लेकिन ऐसा प्रोसेस डिजाइन करना काफी मुश्किल है कि 100 का 100 कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आप कह सकते हो 80-90% अगर आपका एटम इकोनॉमी हो तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेस आप मान सकते हैं, ठीक है। यू कैन से ए वेरी गुड प्रोसेस, ठीक है जी। सो ये दूसरा मेथड हो गया। नेक्स्ट होते हैं लेस हैजर्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हैजर्डस केमिकल सिंथेसिस, इसका मतलब हैजर्डस मतलब है हार्मफुल, ठीक है। तो हमें ऐसे केमिकल प्रोसेस सोचना चाहिए या ऐसे रिएक्शन हमें सोचना चाहिए, ऐसे रिएक्शन हमें डिजाइन करना चाहिए ताकि उसका जो प्रोडक्ट या उसका जो बाय प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो सब क्या हो? वो सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो या नॉन हैजर्डस हो। समझ आए? तो यहां क्या कह रहा है देखिए, डिजाइन केमिकल रिएक्शन, आप ऐसे केमिकल रिएक्शन डिजाइन करिए या ऐसा सिंथेटिक मेथड या सिंथेटिक प्रोसेस डिजाइन करिए ताकि उसमें क्या हो? सेफ हो, एज सेफ एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा सेफ हो, सो दैट वी कैन अवॉइड। हम वैसा प्रोसेस डिजाइन करना है जो प्रोसेस आपको क्या नहीं देगा?
अनवांटेड सब्सटेंसेस, हैजर्डस यानी हार्मफुल, खतरनाक सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करे। तो ऐसे प्रोसेस पर ध्यान देना है जो सिर्फ अच्छा चीजें प्रोड्यूस करे, ठीक है, फ्रॉम केमिकल प्रोसेस। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं डीडीटी। डीडीटी एक समय के लिए हमारे लिए काफी अच्छा था। मैंने क्लास में भी कई बार कहा था कि जब इंडिया में मलेरिया एक पीक पॉइंट में था, एट द टाइम कोई मलेरिया की दवाई नहीं थी, सो एट द टाइम डीडीटी यूज किया जाता था मच्छरों को मारने के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो डीडीटी है इट इज हाईली कार्सिनोजेनिक इन नेचर, तो इसलिए सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो आपने बनाया तो प्रोसेस सही बनाया, बट वो क्या है, हैजर्डस है, आपको कैंसर कर रहा है। उसके जब संपर्क में आते हैं तो आप कैंसर पेशेंट बन जा रहे हो, ठीक है। इसके वजह से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया डीडीटी से, हो ठीक है। वाज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड व्हिच वाज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डिजीजेस लाइक कैसे टाइफाइड और मलेरिया को कंट्रोल करने में काम आता था पहले, ठीक है। इट वाज रियलाइज्ड दैट डीडीटी इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, डीडीटी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स के लिए नाउअडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज एज ए इंसेक्टिसाइड। अब उसके जगह पर आजकल किसको यूज किया जा रहा है, BHC, ये भी ध्यान रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, क्योंकि ZWT पूछा तो नो डाउट डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन या डीडीटी के जगह पर किस चीज को यूज किया जाता है, अभी किस चीज को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को यूज किया जाता है, BHC को यूज किया जाता है। सो वन ऑफ द गामा आइसोमर ऑफ बोरोन हेक्साक्लोराइड इज कॉल्ड गामा गमेक्सेन और लिंडेन कहते हैं, ठीक है। समझ आई आप लोगों को अभी, ठीक है। सो 3 नंबर प्रोसेस में पहुंच चुके हैं। देन उसका बाद जानते हैं डिजाइनिंग सेफर केमिकल। बात लगभग घुमा फिरा के वही बातें हैं, ठीक है। तो 4 मेथड क्या है, डिजाइनिंग सेफर केमिकल, टोटल 12 प्रिंसिपल है, लगभग सारे एक जैसा है भैया। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ याद नहीं है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा राइट एटलीस्ट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, कम से कम 4-5 को रट के रखना पड़ेगा, याद रखो। तो पहला चीज क्या है, डिजाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल। सो ये हेडिंग लगा के आपको क्या करना है, सो दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। मतलब पहले वाली, इससे पहले वाली क्या था, हैजर्डस मटेरियल, हैजर्डस मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, सेफर मटेरियल। तो यहाँ सेफर केमिकल की बात कर रहे हैं, बात इसलिए उन्होंने कहा लगभग सिमिलर है, ठीक है। टू डेवलप प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक which require less toxic raw materials, ठीक है। मतलब हमें ऐसा प्रोसेस की बात करनी चाहिए, एक तो उसका प्रोडक्ट हैजर्डस नहीं होना चाहिए और उसका रिएक्टेंट भी, जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो भी हैजर्डस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो which require less toxic raw material, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, हैजर्डस नहीं होना चाहिए। समझ आया, आई होप इट इज क्लियर। या जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो वो प्रोडक्ट क्या होना नहीं चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए या हैजर्डस नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस है, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन में इसमें देखना, एडिफिक एसिड इज वाइडली यूज इन पॉलीमर इंडस्ट्री। जैसे एडिफिक एसिड आपको मालूम है वाइडली यूज किया जाता है पॉलीमर इंडस्ट्री में, है ना। आपने पढ़े थे एडिफिक एसिड, नाइलॉन 66 का मोनोमरिक यूनिट है कि नहीं, रिपीटिंग यूनिट। सो बेंजीन क्या है, बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिफिक एसिड। लेकिन एडिफिक एसिड को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, बेंजीन है। पर बेंजीन क्या है, बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक। तो मतलब हमें ऐसा प्रोसेस सोचना चाहिए कि उसका रॉ मटेरियल भी कार्सिनोजेनिक ना हो, समझ आया कि नहीं, हैजर्डस ना हो, सेफर हो। तो जैसे एडिफिक एसिड को पॉलीमर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ता है, पर इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो आप बेंजीन यूज करते हो ये तो खतरनाक है, ये हैजर्डस है। तो इसीलिए कह रहा है कि ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करो आप जहां स्टार्टिंग मटेरियल भी क्या हो, जहां स्टार्टिंग मटेरियल भी क्या हो, सेफर हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, ठीक है। क्या कर रहा है, चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन। हमें कौन सी सॉल्वेंट को यूज करना है, सेफ सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन है, बेंजीन इज नॉट अ सेफ सॉल्वेंट बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक, सो बेंजीन को हम एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। तो अगेन दूसरा बात क्या कह रहा है, मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस यूज्ड एज दिस मेक ऑफ ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल वेस्ट क्रिएटेड। तो उनका कहना है जितना सॉल्वेंट
कम यूज हो सके सबसे अच्छा है, क्योंकि यही जो सॉल्वेंट या ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस है, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है क्या करना, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल क्रिएट करना। इनका काम होता है बहुत सारा वेस्ट मटेरियल क्रिएट करना। आई बात समझ में जी, क्लियर है? सो इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है देखो, वाटर सुपर क्रिटिकल CO2 in place of volatile halogenated organic solvent, फॉर एग्जाम्पल CH2, Cl2, CH3, CCl, ये सारे solvent है for chemical synthesis and other purposes. So solvents such as chemical that dissolve solutes and form solution facilitate many reactions. So water is a safer solvent while dichloromethane is hazardous. तो अगर हम दो solvent की बात करें, डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर, सो दोनों में से कौन अच्छा सॉल्वेंट है? आपको मालूम है ये एनडीए में भी पूछे जाते हैं, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज किया जाता है क्योंकि वो कहीं पर भी फिट हो जाता है। पहले चीज तो ये हार्मफुल नहीं है, दूसरा चीज किसी चीज को भी घुल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें घुल जाते हैं, इसके वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहता है। ठीक है जी, ये बात भी आपको क्लियर हो गया। पांचवी मेथड, अब जाते हैं 6 मेथड पर। यह कह रहा है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। देखो, केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी। समझ आए? मतलब कि ऐसे केमिकल प्रोसेस हमें डिजाइन करना चाहिए जहां पर एनर्जी ना लगे, लाइट हो देन उसके बाद करंट हो, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी लगना नहीं चाहिए, या अगर लगेगा भी बहुत ही कम अमाउंट में लगना चाहिए। समझ आए? सो ये क्या कह रहा है कि केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमें कम यूज करना चाहिए। अगेन इट इज टू बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कैरिंग आउट रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हमें ऐसे प्रोसेस डिजाइन करना चाहिए जो रूम टेम्परेचर में हो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो। आई बात समझ में? सो ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये आपका 6 नंबर का ये है। मतलब क्या, हमें ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचनी चाहिए जो प्रोसेस आपका रूम टेम्परेचर में हो। जैसे हम लोगों ने क्या किया, अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 से आप क्या करते हो, H2 करते हो, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, CH3 CH3। तो इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए हमें कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है। कैटालिस्ट, अलग अलग कैटालिस्ट यूज करना होता है ना। इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट यूज करते हैं हम लोग? व्हाट आर द कैटालिस्ट दैट वी यूज? हम यूज करते हैं निकेल। तो निकेल जब यूज करते हैं हीट देना पड़ता है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने एक ऑल्टरनेटिव निकाला, इतना अच्छे से निकाला कि हमने क्या कर दिया, निकेल है ना, राने निकेल हम ऐड करते हैं यहाँ पर, राने निकेल। तो जिसके वजह से ये प्रोसेस क्या हुआ, अब हीट देना नहीं पड़ता, ये रूम टेम्परेचर में हो जाता है, ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर में हो जाता है। तो हमें ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचनी चाहिए जो प्रोसेस रूम टेम्परेचर में हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर है। सो क्या कह रहा है, देखो इलस्ट्रेशन में, द बायो कैटलिस्ट कैन वर्क एट द एम्बिएंट कंडीशन। मतलब जो बायो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ना, वो नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही काम करता है। सिमिलरली इन केमिकल सिंथेसिस रिफ्लक्सिंग कंडीशन आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ हीटिंग सिस्टम यूजिंग माइक्रोवेव हीटिंग, ये सब कुछ आप एग्जाम्पल के तौर पे इसका इलस्ट्रेशन को समझने के लिए समझ सकते हो। ठीक है, सो लेट अस गो टू द 7th नंबर, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल फीड स्टॉक, हमें क्या यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स यूज करना चाहिए। देखिए, द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लार्जली टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल। ठीक है, ये कहां यूज कर रहा है, कहां इशारा कर रहा है, पेट्रोकेमिकल के ऊपर। सो यूज केमिकल, हमें वो केमिकल यूज करना चाहिए व्हिच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, जो रिन्यूएबल सोर्स से बन रहा है, जैसे कि इसमें कह रहा है प्लांट बेस्ड सोर्सेस रेदर देन अदर। ठीक है, अदर सोर्सेस को छोड़ के बेसिकली प्लांट बेस्ड केमिकल हमें यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपका क्या है, क्रूड ऑयल। समझ आए ना? तो ये बात ध्यान रखना। ओके, सो यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, बाकी ये आप पढ़ लेना है, कुछ है नहीं, जो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको पढ़ लेना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूस डेरिवेटिव्स।
मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स मतलब क्या, अगर हमने एक प्रोसेस डिजाइन किया, एक रिएक्शन डिजाइन किया, 10 स्टेप में हो रहा है, और एक है कि यस ने क्या किया, उन्होंने एक प्रोसेस निकाला है, वही सेम प्रोडक्ट दोनों को, हमें उनको भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक, पर उनका सिर्फ 2 स्टेप में प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे 10 स्टेप में मिल रहा है, तो किसका प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा बताओ? ऑब्वियसली इनका प्रोसेस अच्छा होगा, ठीक है। मेरे में ज्यादा टाइम, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा मटेरियल, ज्यादा एनर्जी मेरे में खर्चा होगा, लेकिन उनमें 2 स्टेप में हो रहा है। समझ आया कि नहीं? तो हमें ऐसे प्रोसेस सोचना चाहिए, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप हो और कम बाय प्रोडक्ट निकले, ठीक है। सो ए कॉमनली यूज टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप और ब्लॉकिंग ग्रुप, ठीक है, ताकि अननेसेसरी प्रोडक्ट ना हो। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर एक रिएक्शन देख सकते हैं इलास्ट्रेट करने के लिए, ये आपका मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, हमें करना था ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, सबसे पहले इस ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कर दिया है, ताकि इसमें और कोई भी बाय प्रोडक्ट रिएक्शन ना हो, कोई रिएक्शन साइड में ना हो, इसलिए इस ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट कर दिया। तो प्रोटेक्ट कर दिया, देखिए हमने डाल दिया क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, इस ये प्रोटेक्ट हो गया अभी, ठीक है। तो जब प्रोटेक्ट हो गया तो हम इसको अभी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ऑक्सीडेशन कर दिया, एल्डिहाइड को किस में बदल दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फिर हमने ये ग्रुप को अगेन हटा दिया, फिर डी प्रोटेक्शन ग्रुप लगा दिया, ठीक है, देन ये फाइनली आपको मिल जाता है। तो इससे क्या बचा, हमें साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होने में हमारा बच गया है इसके वजह से। सो कभी कभी ये प्रोटेक्शन ग्रुप लगाना होता है, ठीक है। सो यही बात कह रहा है कि रिड्यूस डेरिवेटिव्स मतलब साइड के प्रोडक्ट कम करो, और जो भी रिएक्शन डिजाइन कर रहे हो कम से कम स्टेप में आप काम करो, ठीक है जी। ये बात बेटा आपको अच्छी तरीके से क्लियर करनी है, ओके बेटा, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं, और 9 नंबर में यूज ऑफ कैटलिस्ट और कैटालिसिस। तो क्या होना है, देखिए, यूज ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन स्पीड ऑफ इट्स रेट, वी नो ऑलरेडी। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट हेल्प्स टू स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर कैटलिस्ट के वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, आपका एनर्जी बचेगा, टाइम बचेगा, समझ आया कि नहीं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, तो ऐसा होता है, ठीक है। सो कैटलिस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज सिलेक्टिविटी, मिनिमाइज वेस्ट। देखिए, सो कैटलिस्ट के वजह से अगर प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है, ठीक है, एंड रिड्यूस रिएक्शन, तो रिएक्शन रिड्यूस होता है, रिएक्शन टाइम रिड्यूस होता है, और एनर्जी डिमांड कम लगता है, दैट्स ऑल। तो कैटलिस्ट यूज करेंगे, फायदा क्या है, रिएक्शन तेजी से होगा, रिएक्शन तेजी से होगा तो एक चीज क्या होगा, टाइम आपका कम लगेगा, फिर उसके बाद और कैटलिस्ट की वजह से वेस्ट भी मिनिमाइज होता है, देन दूसरा चीज एनर्जी भी कम लगेगा, ठीक है। चाहे आप उस रिएक्शन के दौरान हीट यूज कर रहे होंगे, अगर 2 घंटा हीट यूज करता और 5 मिनट हीट यूज करता तो फर्क है ना दोनों में, ठीक है। तो एनर्जी यूज कम होता है, ठीक है। चलिए 10वीं पॉइंट पे जाते हैं, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है। डिजाइन केमिकल दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजिली, मतलब हमें ऐसे केमिकल सिंथेसिस, ऐसे केमिकल बनाना है, ऐसे मटेरियल बनाना है जो मटेरियल यूज करने के बाद डिस्कार्ड हो, इजिली बायोडिग्रेडेबल है। जैसे पॉलीथीन है, क्या पॉलीथीन अच्छी बात है, क्या पॉलीथीन को फेंकने के बाद ये डिग्रेड होता है, नहीं होता। सो वो अच्छी बात नहीं है, फिर वो कौन किसके खिलाफ है, ग्रीन केमिस्ट्री के खिलाफ है, ठीक है। तो इसलिए आजकल नए नए बैग आ रहा है जो सेलुलोज से बनते हैं, अलग अलग चीजों से जो डिग्रेड होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, हमें डिजाइन करना है ताकि वो उसको हम बायोलॉजिकली डिग्रेड कर पाए या फेंक पाए, डिस्कार्ड कर पाए। एंश्योर दैट बोथ केमिकल, दोनों बोथ केमिकल्स एंड देयर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक। हमें ध्यान रखना कि हमें ऐसे ध्यान रखना है कि उनका जो प्रोडक्ट हो, उनका प्रोडक्ट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, डिग्रेड करने के बाद भी, मतलब क्या, बायोडिग्रेडेबल करने के बाद भी जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, उतना ध्यान रखना, ठीक है। बायो एक्युमुलेटिव ना हो, और क्या, एनवायरमेंटली परसिस्टेंट मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है।
तो ये सारे बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या कहता है, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो पोल्यूट कर रहे हैं, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना आपका इमिट हो रहा है, ये सब कुछ एक रियल टाइम एनालिसिस करना चाहिए। मतलब टेक केयर करना चाहिए कि जो प्रोसेस आपने डिजाइन किया है वो प्रोसेस इसी वक्त कितना पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये सारे बातें आपके पास होनी चाहिए। रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन, तो एनालिटिकल मेथड्स नीड टू बी फर्दर डेवलप। हमें ऐसे एनालिटिकल मेथड डेवलप करना चाहिए to allow for real time in process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance। मतलब hazardous substance फॉर्म होने से पहले हमें ऐसा जानकारी मिलना चाहिए कि प्रोसेस के दौरान कि यहाँ hazardous मटेरियल फॉर्म होने वाला है, इसलिए इस प्रोसेस को रुकना चाहिए। सो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोसेस में होना चाहिए कि कितना hazardous मटेरियल ये दे सकता है। ठीक है बेटा, सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ठीक है। सो वी नीड टू डेवलप केमिकल प्रोसेस दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। मतलब हमें ऐसा केमिकल डिजाइन करनी चाहिए जो केमिकल क्या कर सकते हैं, वी नीड टू डेवलप ए केमिकल दैट इज सेफ। जो केमिकल हम डिजाइन कर रहे हैं, जो प्रोसेस, जो प्रोडक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के रिस्क को क्या करनी चाहिए, मिनिमाइज करनी चाहिए। आई बैट समझ में बेटा, क्लियर। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब आती है कि इस दुनिया में 12 प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आपको कुछ तो आइडिया लगे होंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री का क्या रोल है। ठीक है, व्हाट आर द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इतना जरूर आपको समझ आए होंगे। तो क्या करते हैं, द ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन। एक चीज क्लियर है कि ग्रीन केमिस्ट्री की वजह से पोल्यूशन कंट्रोल होता है या पोल्यूशन होने में रोक देता है। ठीक है, देन ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करते हैं, ऐसा प्रोसेस डिजाइन करते हैं कि हम ग्रीन केमिस्ट्री या पोल्यूशन फ्री प्रैक्टिस करने में मदद करता है ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, देन ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो ग्रीन केमिस्ट्री की वजह से, ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा आइडिया देता है कि ऐसे हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आपकी ओजोन लेयर सेफ रहता है, जो कि आगे की जिंदगी के लिए अच्छा होगा। देन ग्रीन केमिस्ट्री इज यूजफुल टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन केमिस्ट्री के वजह से हमारा ये ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ मिनिमाइज होता है। देन सो वी शुड थिंक अबाउट सेव एनवायरनमेंट एंड सेव आर्ट। तो मतलब ग्रीन केमिस्ट्री क्या करते हैं, इनडायरेक्टली ये सेफ एनवायरनमेंट और सेफ आर्ट, हमारे रहने का जो धरती है, हमारे रहने का घर, वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, हर कोई चाहते हैं कि अच्छा घर रहे, एकदम बढ़िया सा रहे, क्लीन रहे। ठीक है, ये सब कुछ अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें ग्रीन केमिस्ट्री की वजह से, वो सब अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री, ये एक हिस्सा है इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, सो यहां से भी क्वेश्चन वैसे खास पूछे नहीं जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, ध्यान रखें। ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड। तो व्हाट इज नैनो साइंस, नैनो साइंस क्या होता है। ठीक है, सो नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑन एंड manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scale where properties differ significantly from those at a large scale। तो हम क्या करते हैं नैनो साइंस में, इससे बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मैनिपुलेट मतलब प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। कौन से, उनका एटॉमिक लेवल, मोलिकुलर लेवल एंड मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पर। ठीक है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नजर आए। जैसे आपने देखे होंगे पहले जमाने में बहुत बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, है ना। तो आजकल के जमाने में आप क्या देख रहे हैं, बहुत बड़ा टीवी, वेरी फ्लैट, राइट। सो पहले बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता, लेकिन स्क्रीन कितना बहुत छोटा। तो
क्या हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ नैनो साइंस। धीरे 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 नैनो साइंस आगे बढ़ रहे हैं, मतलब चीजों को हम किस में लेने जा रहे हैं? नैनो स्केल में लेके जा रहे हैं। जैसे चिप्स होते हैं, अभी रिसेंटली S24 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है, उसमें कौन सी? क्वालकॉम की 8 Gen 3 है ना, जनरेशन थ्री स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 आपका आया है, राइट। सो वो चिपसेट कितना होता है? छोटा होता है, बट कितना पावरफुल होता है, बहुत मल्टी काम कर सकता है, वेरी पावरफुल चिपसेट। ठीक है, तो ये सब क्या है? नैनो साइंस के वजह से हो रहा है। मतलब क्या? जो काम बड़े चीज करते थे पहले, वो काम अभी छोटे चीजें कर रहे हैं। सो दैट इज द वर्क ऑफ नैनो साइंस। उससे क्या फायदा है? आपका मटेरियल कम यूज हो रहा है, तो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? मटेरियल कम यूज हो रहा है। ठीक है ना। सो जैसे वाटर को नैनो स्केल में देखोगे तो ये वाटर नैनो स्केल है, और टेनिस बॉल नैनो स्केल में देखेंगे तो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना नैनोमीटर है, और इसको देखेंगे तो 0.नैनोमीटर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये कुछ आपकी डाटा है। ओके, दिस इज कैंसर सेल, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब की नैनो स्केल में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ डू वी डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी, कि नैनो टेक्नोलॉजी को अपन कैसे डिफाइन करें? हाउ टू डिफाइन दी नैनो टेक्नोलॉजी। सो यहां देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप, साइज एट नैनोमीटर स्केल। मतलब हम क्या करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी किसके ऊपर काम करता है? डिजाइनिंग में, कैरेक्टराइजेशन में, ओके, एंड स्ट्रक्चर में। तो ये सब किस स्केल पर करते हैं हम लोग? नैनो स्केल पर करते हैं। कहने का मतलब जो भी चीजें आप डिजाइन कर रहे हो, हम किस में लेके जाना चाह रहे हैं? एट दी नैनो स्केल। नैनो स्केल मतलब उससे क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल होगा पर उसका काम बड़ा होगा, तो उसको डिजाइन करने में क्या लगा? कम मटेरियल लगा। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स वी आर लुकिंग अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि व्हाई नैनो, नैनो मटेरियल क्यों, नैनो साइंस क्यों जरूरी है? ठीक है, अभी अभी बता दिया था। नैनो मतलब डुआर्फ इन ग्रीक। ओके, इन द केस नैनो इज इवन स्मॉलर देन डुआर्फ, डुआर्फ से भी छोटा है। तो कन्वेंशनली द नैनोमीटर स्केल इज डिफाइंड एज 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, सो 1 नैनोमीटर इज 1 billionth of a meter, that is 10 raised to the power -9 मीटर, 10 raised to the power -9 मीटर। ठीक है, so the material we see around us are bulk material that possesses macroscopic physical properties। अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका स्क्रीन है, ये क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट नैनो, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, सो ग्रेन ऑफ सैंड दैट इज माइक्रोन साइज मटेरियल आल्सो पोजेसेस सेम बल्क प्रॉपर्टीज। इवन जो छोटा सा जो सैंड की टुकड़े, वो ग्रेन है, वह भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। सो आप सोच सकते हैं कि नैनो कितना छोटा होगा। सो हम कितने छोटे पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हम मटेरियल को उतना लेवल तक अभी आजकल क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, कैरेक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। बट मटेरियल सिंथेसाइज एट नैनो स्केल, कौन सा? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर पोजेसेस यूनिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालिटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये हर चीज के लिए आपके सिलेबस में दिया था, बट आई हैव नॉट एडेड एनी इलेक्ट्रिकल, एनी कैटालिटिक, एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्यों? एग्जाम में पूछता ही नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपली वेस्टिंग द टाइम? जो आपसे पूछे जाता है वही चीज पर ध्यान देंगे। क्लियर है? ठीक है, सो व्हाट इज नैनो मटेरियल? ये सब डेफिनेशन ध्यान रखना बेटा, पूछा जा सकता है। नैनो मटेरियल मतलब द नैनो मटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एट लीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। मतलब क्या? कि नैनो मटेरियल वो मटेरियल है उसका एटलीस्ट एक नैनो डायमेंशन होना चाहिए इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, सो नैनो मटेरियल्स आर लार्जर देन सिंगल एटम्स बट स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड सेल। एक एटम से नैनो मटेरियल क्या होता है? एक एटम से बड़ा है, पर वो किससे छोटा है? स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड सेल्स। आप सोच सकते हैं हाउ बिग इज दिस। ओके, कितना बड़ा है। ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है ना? ओके, सो मेरा वीडियो अभी 39 मिनट रिकॉर्ड हो चुका है। देन व्हाट आर 0, 1 and 2 डायमेंशनल नैनो सिस्टम? अभी अभी देखा था कि नैनो मटेरियल कम से कम जो भी सिस्टम आप डिजाइन करो उसमें एटलीस्ट 1 डायमेंशन में नैनो डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 डायमेंशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल
nano particles as zero dimensional structure is one in which all the three dimension are in the nano scale. मतलब ओवरऑल हर डायरेक्शन में कौन से स्केल में होना चाहिए, नैनो स्केल में होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो डायमेंशनल. वन डायमेंशनल किसको कहते हैं, वन डायमेंशनल कहते हैं नैनो वायर्स एंड नैनो रॉड्स. एग्जांपल के तौर पे ए वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज वन इन विच टू डायमेंशन आर इन द नैनो स्केल. एटलीस्ट दो डायमेंशन किस में होना चाहिए, है ना. वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में एटलीस्ट टू डायमेंशन किस में होना चाहिए, एटलीस्ट नैनोमीटर में होना चाहिए, नैनो स्केल में होना चाहिए, दो डायमेंशन. जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में सारा डायमेंशन इधर नैनो इधर नैनो इधर नैनो, हर डायरेक्शन में नैनो स्केल होना चाहिए. तो टू डायमेंशन में, वन डायमेंशन में क्या होता है, एटलीस्ट दो डायरेक्शन नैनो स्केल में होना चाहिए. देन टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर में होना चाहिए. जैसे एग्जांपल थिन फिल्म्स. ठीक है, चलिए. सो डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री. So it is the combination of chemistry as well as nano science. So this is the nano. ये भी पूछा गया एग्जाम में. ठीक है, so what is nano chemistry पूछा गया. So it deals with, ये क्या करते हैं, designing and synthesis of materials of nano scale with different size and shape, structure and composition and their organization into functional architectures. Okay, so हम क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं या सिंथेसिस करते हैं मटेरियल्स को, किन कौन से स्केल में, नैनो स्केल में, विथ डिफरेंट अलग अलग साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शनल आर्किटेक्चर. समझ आया, तो क्या समझ आया हमें नैनो केमिस्ट्री. ठीक है, सो नैनो केमिस्ट्री इज यूज इन केमिकल, फिजिकल, मटेरियल साइंस एज वेल एज इन इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन. देखिए, What are the application, आपसे पूछा जा सकता है. What are the applications of नैनो केमिस्ट्री पूछा जा सकता है बेटा. नैनो केमिस्ट्री पूछा जा सकता है कि नैनो केमिस्ट्री का कौन कौन सी एप्लीकेशन है. ठीक है, आई ना बात समझ में, कौन कौन सी होता है. सो नैनो केमिस्ट्री इज यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस में, मटेरियल साइंस में, एज वेल एज कहां पर, इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है. ठीक है, बहुत बड़ा काम है. देन कैरेक्टराइजेशन फीचर्स, तो कलर, खैर ये जरूरी नहीं है, मैंने गलती से इसको ऐड कर दिया था, जरूरत भी नहीं था. ठीक है, ये पूछा गया था. एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल. देखिए पहले क्या पूछा था, ये क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू में. राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू नो द जियोमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल. नैनो पार्टिकल्स की जियोमेट्री को पहचानने के लिए हम कौन से टेक्निक को यूज करते हैं. तो ये टेबल बेटा पीवाईक्यू के हिसाब से, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें. ऑलराइट, तो ये कैसे ध्यान रखना है, जैसे क्या कहा कि हमें जियोमेट्री जानना है, किसकी, नैनो पार्टिकल की. तो जियोमेट्री के लिए आप क्या यूज करते हो, देखिए जियोमेट्री, पार्टिकल की साइज, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, पार्टिकल की साइज, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर और जियोमेट्री को जानने के लिए हम कौन से टेक्निक यूज करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम एक्सआरडी कहते हैं. ये बेसिकली एमएससी में पढ़ाया जाता है, आपको इसके बारे में जानना नहीं है, सिर्फ नाम जानना है इसका, ये करता क्या है वो सब आपको जानना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसका नाम और ये किस काम के लिए आता है, उतना पता होनी चाहिए. ठीक है, उसी तरह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या काम है, इंस्ट्रूमेंट इज फोटोमीटर, सब प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल. ये क्या देता है, एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है. ओके, देन सेम, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सेम, इसका काम क्या रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल दैट इज मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका स्ट्रक्चर या सरफेस को देखने के लिए काम आता है कौन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टेम. ठीक है, किसके लिए काम आता है, ये पार्टिकल की साइज को मेजर करने के लिए. सो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बाइंडिंग नेचर. ठीक है बेटा, आई होप ये बात अच्छी तरीके से क्लियर है आप लोगों को. ओके, सो यू मस्ट नो दिस. ठीक है, सो एनालिसिस एज वेल एज कैरेक्टराइजेशन मेथड में ये काम की चीज है आपका. देन
नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एप्लीकेशन पूछा गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा गया, ठीक है। सो नैनो पार्टिकल कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर एंड स्मार्टर सरफेस एंड सिस्टम। मतलब जो नैनो साइंस है, इसके वजह से आपको क्या मिल सकता है? स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर एंड स्मार्टर सरफेसेस आपको मिल सकता है, ठीक है। देन दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस। किसके लिए काम आता है? देखो, स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट मटेरियल के लिए, सनस्क्रीन के लिए, क्रैक रेजिस्टेंट पेंट्स के लिए एंड सो ऑन। कहीं तरह का क्या बनाया जा रहा है आपका नैनो पार्टिकल मटेरियल, ठीक है। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नैनो पार्टिकल कहाँ यूज किया जा रहा है? देखो, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडमनेस मेमोरी, MRM में भी यूज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। देखो, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक में भी इसका बहुत बड़ा काम है रे बाबू, ठीक है। सो सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल लाइक लोटस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। सो सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल में भी इसका काम आता है, इसका नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है बेटा। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। देन आगे बढ़ते हैं कि नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। देखो क्या पूछा बेटा, डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी पूछा, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो पार्टिकल के कितने एग्जाम क्या पता है? एडवांटेजेस पूछे हैं, ठीक है। सो एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक। देखो बेटा, रिवोल्यूशन इन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, जो क्वालकॉम कंपनी की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आया है, चिपसेट बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट होता है, ठीक है। सो ये है एनर्जी सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर कमर्शियल, मोर इकोनॉमिकल। ओके, सो नैनो टेक्नोलॉजी क्या, मोर कमर्शियल बोला, सॉरी इकोनॉमिकल, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो चुका है। अगेन, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस विल बिकम मोर एफिशिएंट। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गया? मोर एफिशिएंट हो गया है इसके वजह से। मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स हेल्प्स क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट, बगैर साइड इफेक्ट का आसानी से क्योर कर देता है बीमारियों को, ठीक है। क्यूरिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से कैंसर, डायबिटीज जैसा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को भी ठीक कर सकता है, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। देन आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी हैज रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट एट द सेम टाइम इट हैज इंक्रीज्ड द पोल्यूशन व्हिच इंक्लूड्स एयर पोल्यूशन, ठीक है। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चीजें तो एडवांटेज दिया है, लेकिन उसके साथ साथ देखो उसका डिसएडवांटेजेस है, इंक्लूडिंग दी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी हो रहा है इसके वजह से, ठीक है। सो देखिए, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज नोन एज नैनो पोल्यूशन। नैनो टेक्नोलॉजी के पोल्यूशन वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको नैनो पोल्यूशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा पोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। उसका बाद आता है कौन? नैनो पार्टिकल कैन कॉज, क्या कॉज कर सकते हैं? लंग डैमेज, ख्याल रखे। इनहेल्ड पार्टिकल मैटर कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देन डिपॉजिट्स इन लंग। क्या हो जाता है? जो छोटे पार्टिकल है आसानी से जाके हमारा शरीर के अंदर जाके इनहेल होके उसी पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। इसलिए आपके एग्जाम में आया था, देखो, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का 2 डिसएडवांटेजेस है, तो आराम से आप ये सब ऐड कर सकते हो बेटा। क्लियर? तो ये है, ये था हमारा जर्नी। आपको उम्मीद है कि ये लेक्चर भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा बेटा। ये चैप्टर काफी आसान है, काफी नेग्लेक्ट करते हो आप लोग, तो ये चैप्टर नेग्लेक्ट करने वाले चैप्टर है नहीं। क्यों? कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। तो सारे चैप्टर भूल जाए, लेकिन ये चैप्टर कभी भी मत भूलना, किसी भी हालात पर, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से ये चैप्टर को भूलना नहीं है। सो गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद।